सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस ट्यूटोरियल। मैं ऋतिक झा। इस लेक्चर में हम लोग साइंस का टॉपिक करेंगे, फर्स्ट चैप्टर जो हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो इसमें फर्स्ट जो है टॉपिक हम लोग क्या क्या लर्न करने वाले हैं। तो बेसिकली हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस, यानी कि इसमें पढ़ेंगे हम लोग हेरिडिटी क्या होता है, हेरिडिटी का डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर हेरिडिटरी चेंजेस क्या होते हैं। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। इन दैट वी आर स्टडी दैट इस लेक्चर में इसमें पढ़ेंगे हम लोग क्या ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन में, इन तीनों में हम लोग एक और चीज़ पढ़ेंगे जो हमारा है सेंट्रल डॉगमा। ये तीनों में ही सेंट्रल डॉगमा आता है, उसका डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे, वो क्या होता है वो पढ़ेंगे। ओके, थर्ड हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन। पढ़ेंगे। फोर्थ हम लोग एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन पढ़ेंगे। फिफ्थ हम लोग डार्विन्स थ्योरी, जो हम लोग सुनते आ रहे डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, डार्विन थ्योरी में बोला क्या है, क्या नेचुरल सिलेक्शन के बारे में दिया क्या है। ओके, ये पढ़ेंगे। फिर लेमैर्किज्म एक आप बोल सकते हो एक थियोरी है जिसमें बताया गया है कि हम लोग जो हमारा जो चेंजेस है, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो चेंजेस होता है फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद जो चेंजेस होता है वो लेमैर्किज्म में बताया गया है। और पढ़ेंगे हम लोग स्पीशियंस मतलब कौन से स्पीसीज है, कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फिफ्थ ह्यूमन इवोल्यूशन, लास्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन इवोल्यूशन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ह्यूमन का जो इवोल्यूशन है वो कब हुआ। तो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें हम लोग हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस, यानी कि फर्स्ट जो है हमारा वो है हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस। ओके, फर्स्ट हम लोग ये पढ़ने वाले, तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्या दिया है हमारा, फर्स्ट जो टॉपिक है, मतलब फर्स्ट जो पॉइंट है वो है डेफिनेशन दिया। वो क्या दिया है, डेफिनेशन। तो इधर से लेके इधर तक आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हो, अगर आपको लिखना है तो। मैं एक और बार दिखा देता हूँ, अगर इधर से लेके इधर तक है डेफिनेशन, इफ़ यू वांट टू राइट देन यू कैन राइट, अदरवाइज जस्ट सी। लेट्स स्टार्ट। First is heredity is the transfer of biological character from one generation to another by genes। इसमें क्या बोला है, जो हेरिडिटी है वो क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर। इट मीन्स दैट जो ह्यूमन बींग में जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर है, यानी कि पेरेंट्स में जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर है वो किस में ट्रांसफ़र होते हैं, वन जनरेशन। और इसमें वन जनरेशन कौन है, ऑफस्प्रिंग मतलब बेबी, यानी कि जो पेरेंट्स का बेबी है उसके अंदर ट्रांसफ़र होता है। क्या होता है, कैरेक्टर ट्रांसफ़र होता है। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, हेरिडिटी इज द ट्रांसफ़र ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर बाय जीन्स। 2 लाइन का है, एकदम ईजी है, लर्न कर लेना। सो नेक्स्ट, जॉर्ज जोहान मेंडल, ये नाम याद रखना इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछता है। जॉन जॉर्ज मेंडल इज़ अ पियोनर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक। पियोनर मतलब यू कैन से फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक, यानी कि जिन्होंने खोज किया था। तो जॉर्ज जोहान मेंडल है जिन्होंने मॉडर्न जेनेटिक फाउंड किया था, या फिर ये बोल सकते हो क्या, जो जॉर्ज जोहान मेंडल है वो पियोनर, इट मीन्स फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक, यानी कि वो मॉडर्न जेनेटिक को खोजा था, हिंदी में उनको खोजा था। ओके, सो लास्ट पॉइंट ने नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट टुक अ लॉन्ग टाइम टू अंडरस्टैंड ड्यू टू म्यूटेशनल थ्योरी ऑफ ह्यूगो द वेरियस। तो ये जो ह्यूगो द वेरियस है, इनको लॉन्ग टाइम लगा, यानी कि ये जो म्यूटेशनल थियोरी है इसको समझने में बहुत दिन लगा, यानी कि बहुत साल लगा, किसको फाइंड करने, स्टडी करने में, इसको म्यूटेशनल थियोरी को। ओके, तो ये टॉपिक कुछ पॉइंट्स है रिलेटेड टू हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस। You can write in your notebook or otherwise
learn. Okay, now let's start next. तो नेक्स्ट हमारा है in 1902 Walter Sutton observed the pair chromosome in the cell of grasshopper. Until then it was not to anyone. तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस का. इसमें जो वॉल्ट सर्टन है 1902 में वॉल्ट सर्टन ने ऑब्जर्व किया था. किसको ऑब्जर्व किया था? ग्रासहॉपर को. ग्रासहॉपर में क्या ऑब्जर्व किया था कि जो क्रोमोसोम इन द सेल, यानी कि जो क्रोमोसोम में जो सेल है, वेट अ मिनट. तो जो 1902 में जो वॉल्टायर था उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि ग्रासहॉपर में उन्होंने ऑब्जर्व किया था. क्या ऑब्जर्व किया था? क्रोमोसोम, पेयर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम उन्होंने ऑब्जर्व किया था इन द सेल ऑफ ग्रासहॉपर. ग्रासहॉपर के सेल में 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम. देन इट वॉज नॉट नोन टू एनीवन. जब तक किसी और को नहीं मालूम था, उससे पहले इन्होंने खोज लिया था. ओके. Research started in the direction of finding the nature of genetic material when it was proved that genes are carried by chromosome. तो जब रिसर्च स्टार्ट हुआ एक फाइंडिंग डायरेक्शन में कि जेनेटिक मटेरियल जो है, जेनेटिक मटेरियल व्हेन इट वाज प्रूफ दैट जीन्स आर कैरिड बाय क्रोमोसोम, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल प्रूव हो गया था. उसके बाद जो जीन्स है, जीन्स क्या है, किस में कैरिड आउट होता है? क्रोमोसोम में. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो जीन्स है वो क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है और जो क्रोमोसोम है वो किस में प्रेजेंट होता है? सेल में. ओके. फिर नेक्स्ट है हमारा थ्रू विच 1944 ट्रियो ऑफ साइंटिस्ट, यानी कि 1944 में ट्रियो मीन्स 3 साइंटिस्ट. तो 3 साइंटिस्ट कौन कौन थे? ऑसवर्ड एवरी, मैकलिन मैककार्टी एंड कोलिन मैकलियोड. ये 3 नाम इम्पोर्टेंट है. ये 3 नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट रिमेंबर दैट नेम. सो थ्रू विच 1944 trio of scientists Oswald Avery, Maclean McCart and Colin McLeod proved that except viruses, उन्होंने प्रूव किया था कि जो एक्सेप्ट वायरसेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव DNA, यानी कि वायरस को छोड़ के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इट मीन्स द एक्सेप्ट वायरस द होल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव DNA एज अ जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल के तौर पे हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास DNA है, सिवाय वायरस के, एक्सेप्ट वायरस. ओके. सो मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट. सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, सेकेंड टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन. वेट अ मिनट. हाँ, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन. तो ऊपर जो पॉइंट हम लोग मैंने दिखाया था वो थे हमारे हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस. तो अभी नेक्स्ट है हमारा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन. तो इस वीडियो में हम लोग इवोल्यूशन तक ही करेंगे. थियोरी ऑफ इवोल्यूशन से लेके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके. इसका 3 पार्ट में हम लोग बनाएंगे क्योंकि थोड़ा चैप्टर इजी है, तो एकदम अच्छे एग्जाम्पल के साथ ये वीडियो में आपको बताऊंगा. तो हम लोग इधर बात कर रहे थे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन. तो इसमें जो है फर्स्ट हम लोग ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, सेकेंड ट्रांसलेशन एंड थर्ड ट्रांसलोकेशन. तो अगर आप लोग 11th में साइंस लेने वाले हो तो ये जो तीनों टॉपिक हैं, ये तीनों टॉपिक 11th में हैं. तो अगर आप इधर ही एकदम इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर इधर पे आप अच्छे से देख लेते हो तो आपको 11th में कोई दिक्कत नहीं होगा. 11th में भी है मगर 11th में थोड़ा हाई लेवल में है और 10th में हम लोग को थोड़ा बेसिक दिया है. तो अगर बेसिक हम लोग को अच्छे से रहेगा तो हम लोग
उसका जो आगे का है वो आराम से हम लोग को हो जाएगा। तो चलो इधर तक ये हो गया, अभी नेक्स्ट करते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन हम लोग पहले करेंगे, फर्स्ट हम लोग करेंगे ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन का फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ mRNA। फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम DNA इज़ नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। तो जो mRNA जो है वो क्या होता है, फॉर्म होता है कहाँ से? DNA से। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ mRNA, यानी कि mRNA जो फॉर्म होता है DNA से उसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। डायग्राम भी मैं दिया हूँ नीचे, डायग्राम आपको समझाऊंगा तो आपको ये पॉइंट भी समझ जाएगा। द एंजाइम DNA डिपेंड RNA पॉलीमरेज। तो अभी आप लोग सोचोगे इधर पे RNA किधर से आया? तो इसमें दो स्ट्रैंड दिए हैं, फर्स्ट DNA एंड सेकेंड RNA। इन दोनों में जो है mRNA जो है वो कोड होता है, कोडेड होता है किसके साथ? DNA के साथ। वो मैं डायग्राम में बताऊंगा तो समझ जाएगा। अभी हम लोग पॉइंट पे ध्यान देते हैं, पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट। तो द एंजाइम DNA डिपेंड RNA पॉलीमरेज यूज। तो इधर पे जो RNA पॉलीमरेज है ना, सॉरी जो DNA है, एंजाइम DNA, वो किस पे डिपेंड रहता है? इसमें RNA पॉलीमरेज पे। किस में होता है? RNA पॉलीमरेज पे। थर्ड पॉइंट है हमारा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इज कैरिड आउट इन द न्यूक्लियस। तो जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस पे होता है। ये इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इज कैरिड आउट इन द डैश, तो आपको लिखना है न्यूक्लियस। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से लर्न कर लेना। इसमें कुछ लर्न करने की ज़रूरत है नहीं, एकदम इजी पॉइंट है। आप रिमेंबर अगर एक बार देख लोगे तो समझ जाएगा। फिर क्या है हमारा? द DNA स्टैंड विच इज़ यूज फॉर सिंथेसाइज ऑफ RNA। जो DNA स्टैंड है वो किस यूज़ में है? RNA सिंथेसाइज, यानी कि RNA को क्या करता है? वो सिंथेसाइज करता है, जिससे mRNA कोड होता है और वो क्या बनाता है? ट्रांसक्रिप्शन का एक डायग्राम जैसा है, वो मैं आपको नीचे बताता हूँ। ओके, तो द DNA स्टैंड विच इज़ यूज फॉर सिंथेसाइज ऑफ RNA इज कॉल्ड टेम्पलेट स्टैंड। यानी कि इधर पे बोला है जो DNA स्टैंड है जो यूज़ है RNA को सिंथेसाइज करने में, उसे हम लोग टेम्पलेट स्टैंड बोलते हैं। ओके, और उसको हम लोग एंटीसेंस स्टैंड भी बोलते हैं। अगर फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा कि अगर फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा कि DNA स्टैंड विच इज़ यूज फॉर सिंथेसाइज ऑफ RNA इज कॉल्ड डैश, तो आप लोग क्या टेम्पलेट स्टैंड और एंटीसेंस दोनों में से एक भी लिखोगे या फिर कोई भी लिखोगे तो आपको मार्क्स देगा, मार्क्स कट नहीं करेगा, क्योंकि टेम्पलेट स्टैंड को ही हम लोग एंटीसेंस बोलते हैं। अगर आप टेम्पलेट के बदले एंटीसेंस लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग मूव। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये नेक्स्ट पॉइंट ट्रांसक्रिप्शन का ही है। तो सो द अदर स्टैंड, यानी कि जो दूसरा स्टैंड है जो इन्वॉल्व नहीं होता है किसमें? RNA में। तो सो द अदर स्टैंड विच इज़ नॉट इन्वॉल्व इन RNA सिंथेसाइज, यानी कि जो नेक्स्ट स्टैंड है जो RNA सिंथेसाइज में इन्वॉल्व नहीं होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोडिंग स्टैंड। ओके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोडिंग स्टैंड और सेंस स्टैंड। सेम जैसे मैंने ऊपर में बताया था, अगर आप टेम्पलेट के बदले एंटीसेंस लिखोगे तो भी चलेगा। अगर इसका भी अगर कोई फिल इन द ब्लैंक्स या फिर नेम द फॉलोइंग में पूछा है तो आप लोग कोडिंग के बदले सेंस स्टैंड भी बोल सकते हो या फिर लिख सकते हो। ओके, तो ये हो गया। अभी हम लोग डायग्राम करते हैं, तो मूव ऑन डायग्राम। तो ये जो है डायग्राम है, तो इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आप लोग को दिखे। तो इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये RNA पॉलीमरेज है। फर्स्ट ये थिंग समझ जाओ। फिर ये जो AUGCT है, AUGCT जो है वो क्या है? RNA न्यूक्लियोटाइड। एडिनाइन, थाइनाइन, गुआनाइन, वो जो है वो क्या है? RNA न्यूक्लियोटाइड। ओके, तो अभी इसमें जो ये है, ये पूरा जो है, ये पूरा क्या DNA है? ये पूरा क्या DNA है?
ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है क्या है, डीएनए है। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है आपका, एमआरएनए है। दैट इज एमआरएनए, जो कोड होके इधर नीचे आता है। ओके, उसके बाद हमारा क्या बचा, नेक्स्ट ये जो आरएनए सिंथेसाइज हो रहा है किसके साथ, डीएनए के साथ। ये एमआरएनए, दिस इज डीएनए एंड दिस इज आरएनए। ओके, तो इसमें क्या होता है, ये प्रोसेस में फर्स्ट 5 ऊपर का 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, नीचे का 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ओके, तो फर्स्ट जो है हमारा डीएनए आता है। डीएनए में जो एमआरएनए होता है वो क्या होता है, कोड होता है। किसके साथ होता है, एक एक न्यूक्लियोटाइड के साथ, यानी कि जितने भी न्यूक्लियोटाइड हैं उन सब के साथ क्या होता है, उसका एक पैर बनता है। ये सबके साथ ये क्या, इसके साथ ये पैर बनाएगा, इसके साथ ये पैर बनाएगा। तो इन सब के साथ क्या एक एक पैर बनाता है। वो पैर बनने के बाद जो डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन होता है वो एमआरएनए में कोडेड हो जाता है। तो उसमें जो जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो सब एमआरएनए के पास आ जाता है। तो ट्रांसक्रिप्शन में बस इतना ही है। डिटेल में अगर और पढ़ने का है, मतलब इसमें तो इतना ही दिया है, 11th में आपको एकदम डिटेल में देगा तो उसमें हम लोग देखेंगे। ओके, तो ये जो है हमारा क्या हो गया, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो गया। अगर कुछ भी रिलेटेड टू डाउट हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में कमेंट में आप लोग ज़रूर करिएगा, नहीं तो हमारा जो मैं अपना मोबाइल नंबर दे दूँगा व्हाट्सएप का, उस पर भी आप लोग मेरे को इमेज खींच के या फिर मैसेज करके आप बता सकते हो कि हाँ मुझे इसमें डाउट है, तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, सो अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसलेशन। तो सो फ्रेंड्स, बैक टू नेक्स्ट टॉपिक। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, ट्रांसलेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसलेशन। तो जो ट्रांसलेशन है वो क्या है, तो ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस इन विच द सीक्वेंस ऑफ कोडोन ऑन द एमआरएनए स्ट्रैंड is decoded and accordingly amino acid are selected and further joined with each other to form a polypeptide chain। तो सिंपल जो ट्रांसक्रिप्शन है ये एक प्रोसेस है जिसमें कोडोन जो है वो सीक्वेंस में, तो जो कोडोन है वो सीक्वेंस में एमआरएनए स्ट्रैंड के साथ डिकोडेड होता है वापस से। क्या होता है, डिकोडेड होता है। उसके बाद अकॉर्डिंगली अमीनो एसिड आर सिलेक्टेड। फिर जो हमारा अमीनो एसिड है वो क्या होता है, सिलेक्ट होता है, मतलब आता है अमीनो एसिड, और वो फर्दर जॉइन होता है। किसके साथ जॉइन होता है, एक एक पॉलीपेप्टाइड के चेन के साथ। और वो जो एक एक पॉलीपेप्टाइड चेन है उससे क्या बनता है, हमारा प्रोटीन बनता है। तो ये प्रोसेस किस पे डिपेंड है, प्रोटीन पे। यानी कि इसमें क्या बता रहा है कि प्रोटीन कैसे बनता है। ओके, तो मैंने एक बार वापस मैं अच्छे से बता देता हूँ। ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो कोडोन है, कोडोन जो है वो सीक्वेंस में एमआरएनए स्ट्रैंड के पास वापस डिकोडेड होता है, यानी कि उसके साथ वापस कोड होता है। फिर अमीनो एसिड उसमें से निकलता है और वो फर्दर जॉइन होता है किसके साथ, पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ। ओके, और वो पॉलीपेप्टाइड चेन को हम लोग प्रोटीन बोलते हैं। तो इधर तक हो गया। अभी नेक्स्ट हम लोग सेंट्रल डॉग्मा करेंगे। सो बैक टू नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंट्रल डॉग्मा। तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं पॉइंट आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसाइज इज स्टोर इन डीएनए। तो जो इन्फॉर्मेशन है किसका, प्रोटीन सिंथेसाइज का, वो कहाँ पे स्टोर होता है, डीएनए में स्टोर होता है। फिर एंड सिंथेसाइज ऑफ एप्रोप्रिएट प्रोटीन। फिर जो प्रोटीन का जो एप्रोप्रिएट सिंथेसाइज है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी को जो जितना रिक्वायरमेंट है वो क्या करता है, फुलफिल करता है। फुलफिल करने के बाद क्या होता है, दिस प्रोटीन आर सिंथेसाइज। ये प्रोटीन क्या करता है, सिंथेसाइज होता है किसके साथ, डीएनए थ्रू आरएनए।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल डॉगमा बोलते हैं। तो मैंने बताया था क्या, इधर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का डायग्राम बताऊंगा, इसी में हम लोग देख लेंगे क्या ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन क्या होता है। ये न्यूक्लियस है, ये इसमें से मूव क्या निकलता है, क्या एमआरएनए। ये क्या है, एमआरएनए, ये है एमआरएनए। ओके, फिर ये एमआरएनए किधर आता है, इधर पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें टीआरएनए हम लोग देखेंगे, टीआरएनए ये, तो इसमें जो ये वाला पार्ट है क्या, टीआरएनए, ये लाइसिन है। ओके, ये राइबोसोम है, ये एमआरएनए जो मैंने बता दिया था, और ये क्या है, कोडोन है। ये क्या करता है, कोड करता है, किसके साथ, एक एक सिंगल पैड के साथ क्या करता है, कोड होता है। क्या कोड होता है, राइबोसोम कोड होता है, किसके साथ, एमआरएनए के साथ। ओके, सो इसमें जो है टीआरएनए जो है लाइसिन, सॉरी लाइसिन का, नॉट लाइसिन ऑल्सो, राइबोसोम। राइबोसोम क्या करते हैं, 3 पैर बनाते हैं। क्या करते हैं, 3 पैर बनाते हैं, 3 3 3, ऐसे क्या करते हैं, पूरा पैर बनाते हैं। ये पैर बनाने के बाद अटैच होता है, अटैच होने के बाद जो एक सिंगल बॉन्ड है वो क्या करता है, रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद क्या, रिलीज होने के बाद एक ऐसा पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं जिसको हम लोग प्रोटीन बोलते हैं, जो हम लोग ने ऊपर रीड किया था। तो ये क्या हो गया, ट्रांसलेशन। अभी ट्रांसलोकेशन क्या होता है, तो ट्रांसलोकेशन होता है जो राइबोसोम जो मूव करता है, कहाँ पे मूव करता है, एमआरएनए, किधर पे, वन एंड टू अनदर एंड। तो जो मूव करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। तो इसका पॉइंट मैं नीचे आपको दिखा रहा हूँ। तो इसका डेफिनेशन क्या है, द राइबोसोम मूविंग, द राइबोसोम मूविंग, जो राइबोसोम मूव होता है, कहाँ होता है, वन एंड ऑफ एमआरएनए टू अनदर एंड। तो एक एंड से लेके अनदर एंड ऑफ एमआरएनए पे जो मूव होता है, क्या मूव होता है, राइबोसोम। सो उस बाय द डिस्टेंस ऑफ 1 ट्रिपलेट कोडन, एक ट्रिपलेट कोडन यानी कि उसमें कितना, 3 होता है, तो इसको हम लोग एक बोलेंगे। ऐसे ही जो एक ट्रिपलेट कोडन है, 1 ट्रिपलेट कोडन, वो जो डिस्टेंस कवर करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। एकदम इजी डेफिनेशन, इधर से लेके इधर तक, द राइबोसोम मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ एमआरएनए टू अनदर एंड, एक एंड से लेके अनदर एंड तक जो मूव करता है राइबोसोम, उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ओके, सो ये हो गया। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा म्यूटेशन। सो म्यूटेशन पे हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन इसका देखते हैं और क्या करेंगे। सो एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ द जीन्स changes its position that causes a minor changes which is nothing but the mutation. So जो एक एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ जीन्स, एक भी कोई भी न्यूक्लियोटाइड ऑफ जीन्स जो है वो चेंज हो जाता है, क्या चेंज कर देता है, अपना पोजीशन, जिससे क्या होता है, एक माइनर चेंजेस होता है। इज़ नथिंग बट म्यूटेशन, वो कुछ नहीं बल्कि म्यूटेशन होता है। सिंपल सा डेफिनेशन। अगर वो चेंजेस हुआ तो उसका डिजीज़ क्या हो सकता है, तो वो क्या है, उसका मतलब अगर कोई चेंजेस हुआ, माइनर चेंजेस न्यूक्लियोटाइड में, तो सो उससे डिजीज़ हो सकता है। फॉर एग्जांपल जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक सिकल सेल अनीमिया, यानी कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि एक जनरेशन में, मतलब अगर समझो मुझे है तो मेरे ऑफस्प्रिंग को भी होने का चांसेस है, ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर। ओके, लाइक सिकल सेल अनीमिया। तो ये सिकल सेल अनीमिया क्या होता है, वो हम लोग नीचे देखते हैं। नीचे देखने से पहले मैं आपको बता दूं, ये क्या है, मेन सीक्वेंस है, किसका सीक्वेंस है, म्यूटेशन का। और इधर पे क्या हो रहा है,
इधर पे क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट होता है, रिप्लेसमेंट हो रहा है किसके बदले, GAT के बदले TGC। यानी कि इधर A के बदले क्या आ गया, C आ गया। तो इससे भी डिसऑर्डर हो सकता है। ओके, तो मैं बताने वाला था सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। तो अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर दैट कॉजेस रेड ब्लड सेल, यानी कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर जिससे रेड ब्लड सेल में कुछ कॉजेस आए, बिकम मिसशेपन एंड ब्रेक डाउन, यानी कि वो क्या होता है, मिसशेप हो जाता है और ब्रेक डाउन हो जाता है। ये क्या था, सिकल सेल एनीमिया का क्या था, डेफिनेशन था, जो मैंने आपको बता दिया। ओके, तो इधर पे कुछ मीनिंग है तो वो भी आप देख लो। विथ सिकल सेल डिजीज एंड इनहर्टेड ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर, रेड ब्लड सेल कंटोट इनटू अ सिकल शेप, यानी कि इसकी वजह से ये क्या, कौन सा शेप ले लेता है, सिकल सेल शेप ले लेता है। द सेल डाई अर्ली लिविंग अ शॉर्टेज ऑफ हार्टली रेड ब्लड सेल। इसकी वजह से क्या, रेड ब्लड सेल में क्या हो, रेड ब्लड सेल क्या होता है, शॉर्टेज हो जाता है, एकदम छोटा हो जाता है, शेप अलग हो जाता है ना, इसकी वजह से। एंड कैन ब्लॉक ब्लड फ्लो कॉजिंग पेन, उसकी वजह से क्या, ब्लॉक हो जाता है और वो क्या करता है, पेन करता है, किसको, हमें पेन करता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिकल सेल क्राइसिस। ओके, सो इधर पे सिकल सेल एनीमिया का क्या है, छोटा नहीं हो रहा है क्योंकि इमेज ही बड़ा है, सॉरी। हाँ, तो ये जो है हमारा, ये क्या है, नॉर्मल रेड ब्लड सेल है, नॉर्मल रेड ब्लड सेल। और ये क्या है, सिकल सेल एनीमिया, और यू कैन से सिकल सेल, ये सिकल सेल है, ये नॉर्मल रेड ब्लड सेल। तो देखो कैसा मिसशेपन हो जाता है, इसकी वजह से हमें क्या होता है, पेन होता है। और इस एक ये बहुत खतरनाक नहीं बोल सकते हो, एक डिजीज़ है जो जल्दी क्योर हो जाते हैं। सो इधर तक हो गया। अभी हम लोग इवोल्यूशन का हम लोग इधर तक ही करेंगे, बाकी जो पार्ट रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, सो चेंजिंग अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। तो इवोल्यूशन क्या है, एक ग्रेजुअल चेंजेस है जो अकर करता है किसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जो लॉन्ग ड्यूरेशन में होता है। ऐसे ही मतलब 1-2 साल में नहीं हो जाता है, बहुत टाइम लगता है उसको क्या होने में, चेंज होने में, ग्रेजुअल चेंज होने में। ओके, दिस इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेसिंग। मैंने बोला था 1-2 साल नहीं लगता, बहुत साल लगता है। तो ये सिंपल सी बात है कि उसमें वो क्या है, स्लो प्रोसेस है। दिस इज़ अ वेरी स्लो गोइंग प्रोसेस थ्रू विच डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ अचीव, जिससे हम लोग को एक हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप हो और उसे एक न्यू कैरेक्टर क्या हो, अचीव हो। ओके, ऑल द स्टेज इन चेंजेस अकरिंग इन वेरियस कंपोनेंट, ये जो भी चेंजेस है वो एक स्टेज पे होता है, एक वेरियस कंपोनेंट, यानी कि एक कंपोनेंट के साथ, रेंजिंग फ्रॉम स्टार्स एंड प्लैनेट इन शेप to the biosphere present on the earth should be included in the study of evolution। तो जो stars and planet in space वो भी क्या होते हैं, स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ही होते हैं। ये भी किस में इंक्लूड होते हैं, अर्थ में इंक्लूड होते हैं ना, इसके लिए ये भी क्या होता है, इवोल्यूशन में स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ड्यू टू चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर of several generation of living organism as a response to natural selection is called evolution। तो ये भी आप डेफिनेशन बोल सकते हो, formation of new species due to changes in specific characters of several generation of living organism। तो जो न्यू स्पीसीज का होते फॉर्म होते चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर में चेंजेस होने के बाद
जो सेवरल जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, अपना खुद का क्या करते हैं, नेचुरल सिलेक्शन करता है। ये नेचुरल सिलेक्शन हम लोग डार्विन थ्योरी में करेंगे। सॉरी, वो नेचुरल सिलेक्शन करता है कि उसमें वो फिट हो सकता है या नहीं। अगर कुछ चेंजेस हुआ और वो फिट नहीं हो पाया तो वो मिसपेयर हो जाता है, यानी कि वो ख़त्म हो जाता है। ओके, मिसपेयर नहीं, समझ जाओ, ख़त्म हो जाता है। ओके, ख़त्म हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। किसको बोलते हैं, ये पॉइंट को। ये पॉइंट क्या है हमारा, डेफिनेशन। तो ये जो है एक सिंपल सा डायग्राम है जिसमें बता रहे क्या चेंजेस हुआ है, इवोल्यूशन चेंजेस हुआ है फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। पहले एप लाइक मंकी जैसे हम लोग दिखते थे, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हमारा ये जो स्ट्रक्चर है यानी कि स्टैंड होने का, वो क्या है, पोस्चर स्टैंड, जो हमारा पोजीशन है वो क्या हुआ, स्ट्रेट होने लगा। तो ये भी क्या है, इवोल्यूशन। ये थोड़े दिन में नहीं हुआ होगा, बहुत सालों लगे होंगे, करोड़ों साल। तो ये हम लोग ह्यूमन इवोल्यूशन में करेंगे। तो इधर तक हम लोग करते हैं, बाकी जो हमारा पॉइंट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो जाना, टेलीग्राम में भी हमारा चैनल है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेसबुक पेज पे फॉलो और लाइक कर देना, उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इंस्टाग्राम, अगर कुछ डाउट हो तो आप लोग इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट में लिख के सेंड कर दो। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उधर से भी मेरे को मैसेज कर सकते हो। ओके, सो बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे इसी टॉपिक पे। और साइंस 1 का मैंने चैप्टर का क्वेश्चन आंसर डाल दिया हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, उस पर जाके देख लेना, नहीं तो आपको एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। ओके, बाय।